नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस बेहद खास पेशकश में। दिवाली का सबसे खास एडिशन जो आपके लिए हम लेकर आए हैं, जहां पर ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट्स की तो बात होगी, लेकिन साथ ही मां लक्ष्मी की भी बात होगी और कैसे लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करे, आपके जेब में रहे, आपके पोर्टफोलियो में बरकत हो। इसके लिए मार्केट के दिग्गजों की आवाज लगातार हम आपको सुनाते रहते हैं, उनका मार्गदर्शन लगातार आपको देते रहते हैं और आज बेहद खास मार्गदर्शन और आपके लिए सलाह लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं नीलेश शाह सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं आपको, आपके परिवार को। मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर, आपके परिवार और कोटक म्यूचुअल फंड पर बिल्कुल बना रहे। और इस खास कामना के साथ सर, एक छोटा सा सवाल मैं पूछना चाहती हूँ, शुरुआत इससे करना चाहती हूँ। पिछली दिवाली से लेकर अब की दिवाली तक एक छोटा सा रिकैप, कैसे समझते हैं आप बाजार को और कैसे समराइज कर पाएंगे? क्या सीखा, क्या खोया, क्या पाया? कविता जी, आपके और आपके सभी दर्शकों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। बाजार ने तो हमेशा यही सिखाया है कि मार्केट के स्टूडेंट रहिए, मार्केट के गुरु बनने की कोशिश नहीं करिए। आप उम्मीद कुछ करते हैं और कुछ होता है। पिछली दिवाली किसी ने ये नहीं सोचा था कि गोल्ड और सिल्वर में इतनी अभूतपूर्व तेजी होगी। वी वर बुलिश गोल्ड, सिल्वर के ऊपर तो कोई व्यू नहीं था उस समय, बट इतना ज्यादा रिटर्न मिलेगा, इतना अधिक रिटर्न मिलेगा, ये सोचा नहीं था। इक्विटी पे भी बुलिश थे, रिटर्न कम होगा वैसा लगता था, लेकिन फ्लैट हो जाएगा वो अनुमान नहीं था। तो मार्केट ने यही सिखाया है हर दिवाली पे कि हमारे स्टूडेंट बने रहिए, गुरु बनने की कोशिश मत करिए। अच्छा, लेकिन अलग अलग प्रवृत्ति के लोग होते हैं और आपसे भला कौन, आपसे अच्छा भला कौन जानता होगा इस तरह के निवेशक के बारे में या इस तरह की मानसिकता जिन लोगों की होती है। बहुत लोगों का भ्रम टूटा है सर इस पूरे एक साल में। वो किस तरह के लोग थे, उन्होंने किस तरह से बाजार को समझा था। मैं घमंड तो नहीं इस्तेमाल करना चाहती शब्द, लेकिन वो होता है ना, मुझे बाजार पता है, मुझसे अच्छा तो बाजार कोई प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकता। थोड़ा सा बताइए, वो किस तरह के लोग और किस तरह का भ्रम टूटा होगा उन सबका? सो कविता जी, पहले सही लोगों की बात करते हैं। कुछ पोर्टफोलियो मैनेजर है जिन्होंने इक्विटी में से अलोकेशन गोल्ड की तरफ बहुतेक कर दिया था। व्हाट अ ब्रिलियंट कॉल। ऑपोजिट साइड पे भी लोग हैं जिन्होंने महंगे स्टॉक में निवेश कर दिया था, ये सोच के कि मोमेंटम बना रहेगा। माइक्रो कैप्स, मिनी कैप्स, ऑब्वियसली आज उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है। जो बीच वाले थे वो असेट एलोकेशन को फॉलो करने वाले लोग थे। उन्होंने कुछ पैसा डेट, कुछ इक्विटी, कुछ गोल्ड, कुछ रियल एस्टेट, कुछ सिल्वर, इस तरह अलोकेट किया हुआ था। उनका पोर्टफोलियो आज भी महंगाई से ज्यादा रिटर्न दे रहा है। बिल्कुल, ये तो सही लोगों की बात हुई ना सर, लेकिन कुछ वो लोग भी बताइए ना जो भ्रम पालकर बैठे हुए थे, उनके तो आपने जिक्र ही नहीं किया। नहीं, मतलब वो अपनी गलती से सीख लेंगे, हम दूसरों की गलती से सीखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, चलिए, तो रिकैप तो हो गया सर। अब आने वाला एक साल, जब इस साल की जब शुरुआत हुई थी तो हमें बहुत कुछ लग रहा था कि रेट कट्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। हालांकि बिल्कुल हम उस कड़ी में आ गए, उस चेन में आ गए कि जहां शुरुआत हो गई है, लेकिन इतनी ज़्यादा अनिश्चितता आ जाएगी, ग्लोबल ट्रिगर्स और ट्रंप साहब के लगातार बयान और टैरिफ को लेकर, नए नए वार को लेकर किसी ने इतना एंटिसिपेट नहीं किया था। बट हैविंग सेड दैट, अनिश्चितता बाजार में हमेशा रहेगी, वो हम सब जानते हैं। और जो अगर पहली बार इस तरह की वोलेटिलिटी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अगर समझदार हैं तो समझ गए होंगे कि बाजार की इसी तरह की फितरत है। बट हैविंग सेड दैट, सोना चांदी रिकॉर्ड हाई पर, आपके मैंने लगातार कमेंट्स भी सुने जहां पर आपने कहा कि प्रीमियम है। फंड में भी हमने देखा कि इनफ्लो सस्पेंड किया है। इनफैक्ट निवेशकों को बचाने के लिए ही, घाटे से बचाने के लिए ये कदम उठाया गया है, जो कि काफी सराहनीय भी है। बहुत कम इस तरह के फंड हाउसेज हैं जो आगे आके ऐसे कदम उठाते हैं, तो आपने सोचा, धन्यवाद उसका। लेकिन अब अगला एक साल जितने भी ट्रिगर्स आप भाप पा रहे हैं, वो क्या क्या ट्रिगर्स होंगे इंटरनेशनली और डोमेस्टिक फ्रंट पर भी सर? सबसे पहले कविता, यूएस टैरिफ डील के ऊपर दारोमदार रहेगा। अगर ये टैरिफ डील हो जाती है और अच्छी तरीके से होती है
तो एक मार्केट में रिलीफ रैली देखने को मिलेगी। जो सेक्टर टैरिफ से इंपैक्टेड है उनमें एक अप्रिशिएशन देखने को मिलेगा। दूसरी चीज जो हमारे लिए है वह डोमेस्टिक इकोनॉमी को हम कैसे स्टिम्युलेट कर रहे हैं और उसके क्या नतीजे आएंगे। आज सरकार ने इनकम टैक्स रिबेट, जीएसटी कट, आरबीआई ने ब्याज के दरों में कटौती और आने वाले समय में गवर्नमेंट पे कमीशन लोगों की जेब में पैसा रखेगा। आप कंज्यूमर हो, टैक्स पेयर हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो या बोरोअर हो, आपकी जेब में सरकार, आरबीआई और मार्केट पैसा रख रही है। अब ये पैसा जहां जहां पे खर्चा होगा उसी तरह से डोमेस्टिक इकोनॉमी स्टिम्युलेट हो पाएगी। तो हमारे लिए दो चीजें आने वाले समय में देखनी बहुत जरूरी है, एक यूएस टैरिफ डील और दूसरा डोमेस्टिक इकोनॉमी किस हद तक प्रोत्साहित होती है। सर, घरेलू इकोनॉमी पे अगर हम फोकस करें, डेफिनेटली हर किसी की नज़र अभी कंजम्पशन बास्केट पर है, जो थीम पिछले कुछ सालों तक लगातार नहीं चलती हुई दिखाई दे रही थी, अब उसे एकाएक हमें बूस्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके ओवरऑल इम्पैक्ट आने में भी सर समय लगेगा। वो कितना समय आप आंक रहे हैं? और हम कह रहे हैं कि ये धीरे धीरे रोल आउट होगा, इसका बेनिफिट कितनी समानता में रोल आउट होगा, कितनी यूनिफॉर्मिटी में रोल आउट होगा, रूरल इकोनॉमी, अर्बन इकोनॉमी, सब तर्ज पे अगर मैं समझना चाहूं तो कैसे आकलन करेंगे आप? कविता जी, अगर आप देखें तो लोगों की जेब में पैसे आ रहे हैं वो तय है। 1 लाख करोड़ के आसपास का एनुअल टैक्स रिबेट है। जीएसटी का बॉटम ऑफ द पिरामिड में इस साल 96,000 करोड़ और अगले साल तकरीबन 2 लाख करोड़ बॉटम ऑफ द पिरामिड में मिलेगा। कुछ लोगों की जेब से पैसा जाएगा, बट मैं बॉटम ऑफ पिरामिड की बात कर रहा हूं। गेमिंग बंद किया तो उसकी वजह से भी 1-8 लाख करोड़ रुपया जो गलत तरीके से इस्तेमाल होता था वो सही तरीके से इस्तेमाल होगा। ब्याज के दरों में कटौती की गई तो बोरोवर्स की जेब में अगेन 90,000 से 1 लाख करोड़ रुपया रखा गया है। और फाइनली 8th पे कमीशन क्या रिकमेंडेशन करेगा वो देखना पड़ेगा, बट वहां पे भी 1.5 से 2 लाख करोड़ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की जेब में आ सकते हैं। तो कुल मिला के लोगों के पास पैसे होंगे, जाहिर है ज्यादातर पैसे खर्च होंगे और कुछ पैसों की बचत होगी। अब बचत अगर म्यूचुअल फंड में होगी तो म्यूचुअल फंड चलेंगे, बैंक्स में होगी तो बैंक्स चलेंगे। खर्चा लोग रोटी कपड़ा पे कम करेंगे ऐसा लगता है, बिकॉज वो जरूरतें ज्यादातर लोगों की पूरी हो चुकी हैं। अब खर्चा होगा डिस्क्रिशनरी स्पेस के ऊपर, होटल, टूरिज्म, ट्रैवल, एयरलाइन, होम इम्प्रूवमेंट, प्राइमरी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये सारे डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग के ऊपर खर्चा होगा और इसीलिए इस सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा ऐसा लगता है। एक और फैक्टर जो हमारी फेवर में काम कर रहा है, कोविड के लो से इक्विटी मार्केट तकरीबन 3 गुना ऊपर है, गोल्ड भी तकरीबन 3.5 गुना ऊपर है और सिल्वर भी कुछ उसी हद तक ऊपर है। ये सारी चीजें मिला के इंडियन कंज्यूमर्स की बैलेंस शीट में 7 से 8 ट्रिलियन डॉलर की वेल्थ इफेक्ट खड़ी कर रहे हैं। आज नहीं तो कल ये वेल्थ इफेक्ट भी कंजम्पशन में देखने को मिल सकती है। सर, इसी पूरी चर्चा का एक दूसरा पहलू मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ और आप वाकिफ भी होंगे इससे थोड़ा सा, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बिहेवियरल फाइनेंस का। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लोगों की स्पेंडिंग बढ़ रही है, एस्पिरेशंस बढ़ रही है, वो अच्छी बात है, लेकिन एक डेटा ये भी कहता है सर कि हमारी हाउस होल्ड सेविंग्स जो है सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। पिछले अगर 1 दशक की हम बात करें, लोगों ने छोटे छोटे लोन लेना शुरू कर दिया है, स्मॉल टिकट साइज लोन, बीएनपीएल हम कहें, इस तरह की चीजों का, पर्सनल लोन्स का फायदा उठा रहे हैं, इनफैक्ट लोन लेकर निवेश भी कर रहे हैं। ये कहानी तो हम कई बार चर्चा भी कर चुके हैं आपसे इस बारे में। तो एक ऐसा धड़ा भी है जो कि बहुत तेजी से कर्ज में डूबता जा रहा है।
हालांकि अब तक इस तरह के कोई एनपीएस कुछ खास जमा होकर रिपोर्ट नहीं हुए हैं, लेकिन जो डर भी रेगुलेटर्स ने सामने रखा है, जो चिंता उन्होंने भी जाहिर की है, वो ये है कि पर्सनल लोन हो या इस तरह के रिटेल लोन्स हो, इनकी लोन लेने की तीव्रता बहुत ज्यादा बढ़ रही है और छोटे छोटे अमाउंट्स के लिए भी लोग ले रहे हैं और सेविंग्स खत्म हो रही हैं। ये आपको चिंता की बात लगती है या आपको लगता है कि एसआईपी के नंबर्स तो लगातार रिकॉर्ड हाई पर पहुंच रहे हैं, तो लोग निवेश भी कर रहे हैं, तो अप्रोच बैलेंस्ड है, ऐसा कहना सही होगा? कविता, अगर आप भारत को देखें तो यहाँ पे 1% पॉपुलेशन ऐसा है जो एक रिच नेशन की लाइफस्टाइल जी रहा है। 27% पॉपुलेशन ऐसा है जो एक मिडिल इनकम नेशन की लाइफस्टाइल जी रहा है और 72% पॉपुलेशन ऐसा है जो आज भी सब सहारन अफ्रीका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे है। तो हमारे यहाँ पे एक बात तय है, whatever you say about India, opposite is also true. कुछ लोग जैसा आपने बताया कर्जा ले लेके जीवन व्यतीत कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं। कुछ लोग बचत करके अपने आने वाले कल को सुनहरा कर रहे हैं। अब कौन सा सही है, कौन सा गलत है, ये केस टू केस रहेगा। अगर मुझे यकीनन है कि मेरी फ्यूचर इनकम बढ़ने वाली है, तो शायद कर्जा लेके खर्चा करने में गलत नहीं होगा। मैं उस कैटेगरी में बिलीव नहीं करता, मैं कर्जे के खिलाफ हूं। बट अगर किसी को अपनी फ्यूचर के ऊपर विश्वास है तो डेफिनेटली वो थोड़ा कर्जा लेके खर्चा करे तो वो गलत नहीं है। एट द सेम टाइम अगर आप खर्चा लेके कंजम्पशन कर रहे हैं और आपको फ्यूचर के बारे में पता नहीं है, आपकी जॉब खतरे में, आपका बिजनेस खतरे में है, तो वो तो बहुत ही गलत होगा। तो हर किसी को अपनी रिस्क प्रोफाइल के अनुसार कर्जा लेना चाहिए। लिवरेज इज अ डबल एज स्वॉर्ड, इससे गला कट भी सकता है और इससे आप सामने वाले का गला काट भी सकते हैं। बहुत सोच समझ के लिवरेज को इस्तेमाल करिए। और इसी को अगर स्टॉक मार्केट में ट्रांसलेट कर ले कविता जी, तो 9 out of 10 people who trade in stock market in FNO, they are losing money. But 10 out of 10 people believe कि वो कोई और होगा, हम नहीं है। तो लिवरेज ये एडिक्टिव चीज है, इससे बहुत सीमित मात्रा में इस्तेमाल करिए। बिल्कुल सोच समझकर, और बहुत ज़रूरी है कि पहले अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग करें। और नीलेश सर, ये संदेश युवा निवेशकों के लिए बहुत ज़रूरी होगा और कई बार आपसे बात करते हुए भी हमने इस बारे में चर्चा की है। युवा निवेशक जो है ना, बहुत जानकार है, आपने भी अनुभव किया होगा। अपने आसपास भी आपने बहुत सारे युवाओं के साथ जब बातचीत की होगी तो आपको लगा होगा कि काश अगर उस वक्त हमें इस बारे में पता चलता तो हम बेहतर निवेशक होते या बेहतर स्ट्रैटेजी बना पाते अपने पोर्टफोलियो के लिए। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं उन निवेशकों में, उन युवा निवेशकों में जिम्मेदारी की कमी दिखाई देती है, अभी भी डिसिप्लिन की कमी दिखाई देती है। लेकिन अगर मैं इंडिया टू भारत की जर्नी कहूं, और भारत से मेरा मतलब है टियर 2 टियर 3 को भी मैं उसमें शामिल कर रही हूं, क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया है पूरे इन्वेस्टिंग ट्रेंड का। छोटे शहर में ही देश के सबसे बड़े अमीर जो हैं वो अब दिखाई दे रहे हैं, भले ही वो एसआईपी के फ्रंट पे हो, स्टार्टअप्स आप ले लीजिए, वहां भी सक्सेसफुल आइडियाज उन्हीं जगहों से आ रहे हैं। वहां पर निवेश की परिभाषा बदल रही है सर, लेकिन क्या वो परिभाषा इस हद तक बदल जाएगी जहां पर हम शायद एसआईपी के नंबर्स ओटीटी सब्सक्रिप्शन से ज्यादा देखें? ऐसा हो सकता है? आज का युवक बहुत ही स्मार्ट है, समझदार है जी। टेक्नोलॉजी के जरिए उनकी नॉलेज पाने की क्षमता बहुत बढ़ गई है जी। और अनडाउटेबली ये लोग सही तरीके से निवेश करेंगे। हमारी जनरेशन में बैंक एफडी के आगे बहुत कम चीजें दिखती थी। आज के युवक को वो बहुत सारी चीजें दिखती है जहां पे उसे योग्य रूप से निवेश करना चाहिए। तो हम बहुत एक्सपेक्टेशंस रखते हैं आज के युवा वर्ग से। जैसे जैसे देश में पैसा बढ़ेगा, सेविंग्स बढ़ेगी, वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट का कल्चर भी फैलेगा। और आप ईटी नाउ स्वदेश में कुंभ मेले के महाकुंभ का आयोजन करते हैं, निवेश के महाकुंभ का, उसकी भी इम्पैक्ट जरूर दिखेगी। चलिए, इम्पैक्ट जरूर दिखेगा। और
और ऐसे में उम्मीद हम यही करते हैं कि जिस तरह से बढ़ चढ़कर इंटरेस्ट आ रहा है टियर 2 टियर 3 या B30 टाउन्स, जहां पर बहुत फोकस है रेगुलेटर का भी और एम्फी की तरफ से भी हम देख रहे हैं बहुत कोशिश की जा रही है। इनफैक्ट सेबी ने यहां पर कई सारी और फैसिलिटीज दे दी है और भी फीचर्स ऐड कर दिए डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए भी कि वो नए निवेशकों को लेकर आए और महिला निवेशकों को भी लेकर आए। वहां भी एक बहुत बड़ा प्लस AMCs के लिए और डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिया गया है। लेकिन सर, अब भारत की कहानी और भारत को अगर मैं विकसित भारत का एक विजन लेकर समझना चाहूं तो अभी भी हमारे फाइनेंशियल मार्केट में बहुत सारे इंक्लूजन्स होने बचे हुए हैं। मैं ये नहीं कह रही कि हम जब तक यहाँ तक जहाँ पहुंचे हैं वो उस जगह पर नहीं है जहां पर हमने उम्मीद की थी। हम बिल्कुल उम्मीद के पार परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी के लिहाज से, वर्ल्ड मार्केट के लिहाज से, फाइनेंशियल इंक्लूजन्स के लिहाज से वो क्या क्या गैप्स हैं आपके मुताबिक जो हमें भरने चाहिए, जिनकी शुरुआत भले ही हो चुकी है लेकिन अभी फिर भी थोड़ी सी दूरी है सर, वो क्या तय करना होगा? एक तो हमें लोगों को सही सेविंग्स के लिए एनकरेज करना होगा। ज्यादातर लोग अच्छी तरह से सेविंग्स करते हैं, बट कई लोग हैं जो कर्जा लेके कंजम्पशन कर रहे हैं। तो हमें ये इंश्योर करना है कि लोगों का कर्जा डेट टू GDP रेशो सही लेवल पे रहे, बहुत एक्सेसिव नहीं बन जाए। दूसरा, जब सेविंग्स हो जाए तो उसे सही तरीके से निवेश करना चाहिए। लोगों को लगता है कि पिछले 6 महीने 1 साल में जो रिटर्न मिला वो आने वाले 6 महीने 1 साल में मिलेगा, तो हम भी उसी तरह निवेश करते। जी, ऐसा नहीं चलता। मार्केट के उतार चढ़ाव होते हैं, असेट क्लास के भी उतार चढ़ाव होते हैं। तो आप एक असेट अलोकेशन धर्म फॉलो करिए। कुछ पैसा डेट, कुछ इक्विटी, कुछ गोल्ड, रियल एस्टेट, उस प्रकार से निवेश करिए। मेंटेनिंग असेट अलोकेशन टू आउट परफॉर्म इन्फ्लेशन, यह सबके लिए अप्रोप्रिएट सीख रहेगी। तो दिनेश सर से बातचीत अभी भी जारी है, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है। बहुत सारे सवाल हैं जो आपके काम के हो सकते हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। सर, हमारी इकॉनमी के लिए रेड फ्लैग्स आपको आने वाले समय में क्या लगते हैं? ऑब्वियसली बहुत सारी डेवलपमेंट हम ग्लोबली होते हुए देख रहे हैं जो कि हमें भी इम्पैक्ट करेगी। हम बस इसी उम्मीद में आगे चल रहे हैं कि कोई ना कोई हल निकले। कम से कम टैरिफ के फ्रंट पर भारत अपनी तरफ से भी आत्मनिर्भरता तमाम सेक्टर्स में बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इंडिपेंडेंस डे के दिन कई सारे अहम ऐलान भी किए हैं। तो हमारी दिशा घरेलू फ्रंट पे तो बहुत ज़बरदस्त चल रही है, लेकिन अगर कहीं पर हमारी गाड़ी पटरी से उतर सकती है तो आपके मुताबिक वो कौन कौन से और फैक्टर्स होंगे जिनका हमें ख्याल रखना होगा इस दिवाली से अगली दिवाली तक? हमें तो यही फोकस करना है कि जिस रिफॉर्म्स के तहत भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ की रफ्तार बढ़ी, उसको हम आगे चलाते जाएं। 1947 में भारत और जापान एक दूसरे के बराबर था। 1960 में भारत और कोरिया, साउथ कोरिया एक दूसरे के बराबर था। 1980 में भारत और चाइना एक दूसरे के बराबर था। आज इन सारे देशों ने हमें बहुत पीछे छोड़ दिया, बिकॉज 1947 से 1990 की जो इकोनॉमिक पॉलिसी हमने इख्तियार की, वो हमें लो सिंगल डिजिट ग्रोथ दे रहा था। 1991 में हमने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन अडॉप्ट किया और ग्रोथ की रफ्तार को बढ़ा दिया। 2014 से उसमें और रफ्तार जुड़ गई, तो करोड़ों लोगों को हम गरीबी की रेखा से ऊपर लेके आए। अब जब भी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस होते हैं तो कुछ लोगों को उससे घाटा हो सकता है, बट ओवरऑल समाज के बेनिफिट में जो चीजें सही है उस रिफॉर्म्स के पथ पे हम चलते रहे, वही हमारी कामना होनी चाहिए। सर, आखिर के कुछ सवाल पूछना चाहूंगी, और जैसे कि हमेशा जब भी आपसे बातचीत होती है तो आप हमारा देश का या जो जो इतिहास है उसके तर्ज पे कुछ बातें समझाने की हमेशा कोशिश करते हैं, या भले ही हमारे ग्रंथ हो, भले ही वो गीता की हम बात करें, महाभारत की बात करें या रामायण की बात करें। तो फिलहाल देश जिस कहानी से गुजर रहा है या जिस मोड़ से गुजर रहा है, उसका संदर्भ अगर मैं आपको किसी ग्रंथ में से या इतिहास के किसी पन्ने से जुड़कर समझाने की बात पूछूं तो वो आप कैसे जोड़ेंगे, कैसे समझाएंगे?
सो अगर हम अपने इतिहास में जाके तो आज से 200-250 साल पहले से भारत हमेशा दुनिया की नंबर 1 या नंबर 2 इकोनॉमी रहा करता था और इतना वो रईस था, रिच था कि अलग-अलग इन्वेडर भारत की वेल्थ से अट्रैक्ट होके यहाँ पे अटैक करने के लिए आ जाते थे। तो हमने बिजनेस में, साइंस में बड़ी तरक्की कर ली थी, बट कहीं पे हम इस साइंस और इस वेल्थ को उस तरह से प्रोटेक्ट नहीं कर पाए जिस तरह से करना चाहिए था। तो एक चीज सारे भारतीय नागरिक से मैं कहूंगा कि इंटरनल सिक्योरिटी होनी चाहिए। मिलिट्री के मामले में आप उसे आंतरिक सुरक्षा, मिलिट्री, पुलिस ऐसे कह सकते हैं, बट इकोनॉमी के मामले में मैं उसे स्वदेशी कहूंगा। सरकार हमारी जेब में पैसा रख रही है, अब वो पैसा हम विदेशी सामान में खर्चा करेंगे, विदेशी सेवाओं के लिए खर्चा करेंगे, तो बेनिफिट भी वहां जाएगा। अगर स्वदेशी चीजों पे खर्चा करेंगे तो बेनिफिट यहाँ रहेगा। तो मेरे हिसाब से हमें जो आंतरिक सुरक्षितता चाहिए इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, वह स्वदेशी को अपनाने से मिलेगी। चलिए, स्वदेशी को अपनाएं और आत्मनिर्भरता आप जो है उसके पथ पर आगे बढ़ें। सर, आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी जो कि आपकी निजी जिंदगी से जुड़ा हुआ होगा। मेरे ख्याल से आपका जो सफ़र है वो हम सबके लिए एक सीख है। भले ही आप बाजार में निवेश करते हो ना करते हो, आपके ज़िंदगी का या आपके करियर का जो सफ़र है वो ज़िंदगी के किसी भी मायने में हर किसी को प्रेरणा देने के लिए काफ़ी है। अब ये मुझे बताइएगा कि हर किसी की एक मंशा होती है कि मैं ज़िंदगी में एक पड़ाव तक पहुंचूं। आपकी वो मंशा क्या है सर? अगर आपको कहा जाए या अगर मैं आपसे पूछूं कि माँ लक्ष्मी से आप खुद के लिए क्या आशीर्वाद मांगना चाहेंगे सर? परिवार के लिए भी नहीं, खुद के लिए क्या आशीर्वाद मांगना चाहेंगे, तो वो क्या होगा? जिंदगी का ऐसा कौन सा आयाम है, पड़ाव है जहां तक आपको पहुंचने की इच्छा है सर? कविता जी, माता लक्ष्मी के और भगवान के मेरे ऊपर आशीर्वाद है। उनसे तो मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आपके आशीर्वाद बनाए रखिए। और गुजराती में एक कविता है, गमतू मलिए तो गुंजे ना भरिए, गमता नो करिए गुलाल। When you are given certain abilities, then you don't keep it for yourself. You spread it with others, you share it with others. तो कहीं पे निवेश के मामले में माँ सरस्वती ने मेरे पे कृपा की है। मैं मार्केट को रीजनेबली समझ सकता हूँ, मार्केट का शिष्य हूँ। तो ये स्किल मैं अपने निवेशकों के साथ शेयर करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरी वजह से, उनके प्रयत्न की वजह से उन्हें फाइनेंशियल सुरक्षितता प्रदान हो। और मेरे ख्याल से वो काफ़ी हद तक हम देख भी सकते हैं। और बहुत अच्छी बात आपने बताई, तीनों माताएं जो हैं वो एक साथ एक जगह पर ही रहती हैं, कोई एक कभी किसी को पूर्ण तरह से मिलती नहीं है। इसीलिए जहाँ पे माँ सरस्वती होंगी वहाँ माँ लक्ष्मी भी होंगी और वहाँ शक्ति भी होंगी, दुर्गा भी होंगी। तो चलिए, इसी नोट पर आपको बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से दिवाली की, नए साल की, और तीनों माँओं का आशीर्वाद आप पर बना रहे सर। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुभ दीपावली।